नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बंगाल की सियासत में किसान आंदोलन, महापंचायत में राकेश टिकैत बोले पूरी सरकार दिल्ली छोड़कर बंगाल में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है, इसलिए हम भी यहां आ गए। जी हां दोस्तों, बंगाल के सियासी घमासान में अब किसान आंदोलन की भी एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत शनिवार को बंगाल पहुंचे। यहां वे कोलकाता के भवानीपुरा में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान टिकैत ने कहा कि आप भाजपा को वोट मत दीजिए, भले चाहे किसी और पार्टी को दे दीजिए। हम यहाँ क्रांतिकारियों की धरती से अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने आए हैं। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार दिल्ली छोड़कर बंगाल में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है, इसलिए हमारे सारे नेता भी यहाँ पहुंच गए हैं। सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन 8 और महीने चलाने के लिए भी तैयार हैं। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे हम उन्हें फॉलो करेंगे। इसके बाद टिकैत शाम को नंदीग्राम में भी किसानों को संबोधित करेंगे। वे रविवार को सिंगूर और आसनसोल में भी किसान महापंचायत करेंगे। इसी बीच दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसकेएम ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम बंगाल के किसानों से अपील करते हैं कि वे भाजपा का बहिष्कार करें और उसे वोट न दें। चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा सरकार कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना की खतरनाक वापसी। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। महामारी के बढ़ते मामलों ने फिर से पिछले साल अक्टूबर के पीक को छू लिया है। इसकी वजह से कई जगहों पर कंप्लीट लॉकडाउन तो कहीं पर आंशिक लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोस्तों महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 15,817 नए केस आए। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 22,82,191 से पार हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में इस महामारी से 56 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 52,723 हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में पत्रकारों पर हमले का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत सपा के 20 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। व्यक्तिगत सवाल पूछने पर हुई थी मारपीट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुरादाबाद के एक होटल में पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। 11 मार्च को मुरादाबाद के एक होटल में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से मारपीट की घटना हुई थी। पाकबड़ा थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एफआईआर आईपीसी की धारा 147 दंगा, 342 गलत तरीके से रोकना और 323 चोट पहुंचाने के तहत दर्ज की गई है। इंडियन प्रेस अलाइवनेस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पारासर ने पाकबड़ा पुलिस को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व उनके कार्यकर्ता 11 मार्च की शाम मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित हॉलीडे रेजिडेंस होटल में थे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद होटल की लॉबी में कुछ पत्रकारों ने अखिलेश यादव से कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछा। इस पर मुख्यमंत्री नाराज हो गए। तब अखिलेश यादव ने अपने सुरक्षा कर्मियों व पार्टी के कार्यकर्ताओं को पत्रकारों पर हमला करने के लिए उकसाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड के बाद अब श्रीलंका सरकार का बड़ा फैसला, बुर्का पहनने पर लगाएगा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बाद अब श्रीलंका ने भी कट्टरपन पर काबू पाने के लिए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों और मदरसों को भी बंद करने की तैयारी हो रही है। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री शरद वेरास्केरा ने एक समाचार सम्मेलन में कहा कि उन्होंने देश में सुरक्षा हालात को मजबूत करने के लिए बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बुर्का पहनने से व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखता, जिससे आतंकी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि बुर्के पर बैन के प्रस्ताव पर उन्होंने साइन कर दिए हैं और अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। शरद वेरास्केरा ने कहा कि हमारे देश में पहले मुस्लिम लड़कियां बुर्का नहीं पहनती थी। बाद में तबलीगी जमात वालों का देश में प्रभाव बढ़ा और लड़कियों में इसे पहनने का चलन शुरू हो गया। यह समाज में मजहबी कट्टरपन बढ़ने का एक संकेत है। हम इसे सहन नहीं करेंगे और निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगाएंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना रनावत पर फिर गिरी गाज, इस बार दर्ज हुआ कॉपीराइट और धोखाधड़ी का मामला। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत आए दिन अपनी बेबाकी और अपनी आगामी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती है, लेकिन अब उनके खिलाफ मामला दर्ज होने की खबर सामने आई है। कंगना रनावत के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने एक कॉपीराइट की शिकायत पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। लेखक ने कहा है कि वह अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। दोस्तों, बीते दिनों कंगना ने अपने बैनर के तले फिल्म दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर का ऐलान किया था, जिसके लेखक आशीष कोल ने कंगना रनावत पर ही कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसके बाद अदालत ने पुलिस को रनावत के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। आशीष कोल ने कहा कि मैं व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ और अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। कॉपीराइट अधिकारों के खुल्लम खुल्ला तथा बेशर्मी से किए गए उल्लंघन के विरुद्ध मैंने अपनी इस नई यात्रा की शुरुआत की है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कई पुलिस स्टेशनों का चक्कर काटने के बाद मैं बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास गया और कंगना रनावत तथा अन्य द्वारा किए गए कॉपीराइट उल्लंघन के विरुद्ध आईपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस को आदेश देने को कहा गया है। यह आपराधिक धोखाधड़ी का मामला है। कोल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह 15 दिन तक परेशान रहे, जिसके बाद उन्होंने अदालत जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पैसे वाले तथा ताकतवर लोग कानून तोड़कर कंटेंट निर्माण करने वालों के अधिकारों का हनन करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाइना को लगी चौतरफा चपत, फर्जी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के कारण सऊदी अरब ने बंद की 184 चीनी वेबसाइट्स। दोस्तों, भारत के बाद अब सऊदी अरब ने भी चीन को बड़ा झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने फर्जी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को लेकर चीन की 184 वेबसाइट्स को बंद कर दिया है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वेबसाइट खराब और मिलावटी वस्तुओं को मार्केटिंग के जरिए बेच रही, जिससे सऊदी का बाजार प्रभावित हो रहा था। अल जजीरा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वेबसाइट ग्राहकों को रिटर्न और एक्सचेंज का विकल्प भी नहीं दे रही थी। साथ ही ये आफ्टर सेल सेवाओं का विकल्प देने में भी नाकाम थी। ये वेबसाइट्स गुणवत्ता के मामले में भी ग्राहकों को गुमराह कर रही थी। सऊदी अरब मंत्रालय ने इन सभी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है, जिसमें ग्राहक सेवा के साथ साथ स्टोर का पता और संपर्क नंबर दर्ज नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर ट्रेवल न्यू गाइडलाइंस, प्लेन में सफर के लिए जारी हुए नए नियम, लापरवाही बरतने पर यात्रियों को कर दिया जाएगा बैन। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में हवाई सफर के दौरान अब यात्रियों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। शनिवार को इस संबंध में नई ट्रेवल गाइड भी जारी कर दी गई है। इसमें लापरवाही करने वाले यात्रियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए बैन किए जाने की बात कही गई है। दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सख्त हो गया है। अगर यात्री विमान में मास्क नहीं पहनते हैं और साथ ही कोरोना वायरस महामारी की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अगर यात्री बार बार ये गलती दोहराएंगे तो उनके हवाई सफर पर हमेशा के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। डीजीसीए की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद से लेकर बाहर निकलने तक मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा हवाई यात्रा के दौरान जो यात्री सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें प्लेन से उतार दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग अपनी यात्रा के दौरान बार बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन्हें उपद्रवी यात्री करार दे दिया जाएगा और बैन तक किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू और कश्मीर में 28 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत, 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस साल 28 जून से शुरू होगी और परंपरा के अनुसार 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार को राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 40वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक की 446 चयनित शाखाओं में 1 अप्रैल को पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के चलते कुछ साधुओं ने ही यात्रा की थी, जबकि साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से 3 दिन पहले यानी कि 2 अगस्त को आतंकवाद के खतरे के मद्देनजर यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप चैट के लिए पासवर्ड और 24 घंटे में गायब होंगे मैसेज, जल्द आ रहे हैं नए फीचर्स। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप इस समय ढेर सारे फीचर्स की टेस्टिंग कर रहा है जो जल्द ही लॉन्च हो सकते हैं। इसमें से कुछ फीचर्स पूरी तरह नए हैं जबकि कुछ को अपडेट किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, व्हाट्सएप यूजर्स मल्टी डिवाइस सपोर्ट से लेकर आर्काइव चैट और 24 घंटे में मैसेज गायब होने वाले फीचर्स का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म
होने वाला है, क्योंकि यह सभी चीजें अब व्हाट्सएप देने वाला है। मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर का यूजर्स को लंबे समय से इंतजार था। इस फीचर के लिए यूजर एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को एक से ज्यादा डिवाइसेस पर इस्तेमाल अब कर पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप में डिसअपीयरिंग मैसेज का फीचर पहले से ही आ चुका है, लेकिन फिलहाल इसकी लिमिट 7 दिन है, यानी कि यह फीचर ऑन करने पर 7 दिन के बाद मैसेज खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ नए अपडेट्स व्हाट्सएप को लेकर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11,86,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 26,31,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 2,93,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की, जर्मनी, कोलंबिया, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। वैसे दोस्तों इस वक्त तक भारत में इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,13,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 22,66,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना योद्धा के परिजनों को सौंपा 1 करोड़ का चेक, बोले बेटे को नौकरी भी देंगे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली में तैनात रहे कोरोना योद्धा की मृत्यु के बाद परिजनों से मुलाकात में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मृतक राकेश जैन के परिवार से मुलाकात कर 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राकेश जैन हिंदू राव अस्पताल में लैब टेक्नीशियन थे। वे आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करते रहे। किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इस राशि से उनके परिवार को थोड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्यूटी पर काम करते हुए राकेश जैन को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया था। दोस्तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि फ्रंट वॉरियर रहे राकेश जैन के बड़े बेटे ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, अब वो नौकरी की तलाश में है। दिल्ली सरकार उनके बेटे को नौकरी भी देगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी हुई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार और विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिली है। वहीं दोस्तों बात करें आगामी 24 घंटे की, तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तरी उत्तर ओडिशा, पंजाब के कुछ हिस्सों और उत्तरी हरियाणा में छुट-पुट हल्की वर्षा का अनुमान भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना लुढ़का, चांदी में आई बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 291 रुपए घटकर 44,059 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 1,096 रुपए लुढ़कर 65,958 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का दाम $1760 प्रति औंस, जबकि सिल्वर का दाम $25.67 प्रति औंस पर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया। इसके दूसरे डोज की जरूरत नहीं पड़ती। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद इसे अब इंटरनेशनल कोवैक्सीन कैंपेन के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की खास बात यह है कि इसके 2 की बजाय सिर्फ 1 डोज की जरूरत पड़ती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली को जमकर लगाई लताड़, पूछा क्या तुम पर यह नियम लागू होता है। जी हां दोस्तों, जब टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 के दौरान टॉस के समय खुलासा किया कि रोहित शर्मा को आराम दिया गया है तो कई फैंस व एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। यह किसी के लिए भी आश्चर्यजनक फैसला था क्योंकि 24 घंटे से भी कम समय पहले विराट कोहली ने प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शर्मा और केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। इसके बावजूद भारतीय कप्तान ने कहा कि रोहित शर्मा को कुछ टी20 मैचों के लिए आराम दिया गया है। रोहित शर्मा को पहले टी20 मैच में आराम देना टीम को भारी पड़ा। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा। शिखर धवन 4 रन, केएल राहुल 1 रन और विराट कोहली बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा ये सब बाहर से देख रहे थे। पूर्व भारतीय विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा ने विराट कोहली के रोहित शर्मा को आराम देने के फैसले की जमकर आलोचना की। क्रिक बज लाइव शो में बातचीत करते हुए जडेजा ने कहा कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज जब अच्छे फॉर्म में होता है तो आराम करना पसंद नहीं करेगा। जडेजा ने शो पर कहा कि कोई बल्लेबाज आराम नहीं करना चाहेगा। यह खेल लय पर चलता है। जब आप फॉर्म में हैं तो आप लगातार बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे। यही बात इंग्लैंड टेस्ट मैच में करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपने प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया और स्कोर लाइन ने सब बयां कर दिया। वहीं दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने भी कप्तान कोहली पर तीखा हमला किया। कोहली ने कहा कि रोहित शर्मा को कुछ मैचों के लिए आराम दिया गया है, लेकिन क्या यही नियम विराट कोहली पर भी लागू होता है? एक कप्तान के रूप में मुझे नहीं लगता कि वो आकर बोलेंगे कि मैं अगले 2 या 3 मैचों के लिए ब्रेक ले रहा हूं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को टीम से बाहर करना सही फैसला है या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कुरान की आयतों में सुधार की मांग पर हंगामा, वसीम रिजवी को जान से मारने की मिल रही है धमकियां। जी हां दोस्तों, यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान में सुधार की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। रिजवी ने कहा है कि इसकी 26 आयतें कट्टरपन को बढ़ाने वाली हैं और मारकाट को बढ़ावा देती है। उनकी इस पीआईएल पर मौलवी मौलाना उनके पीछे पड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर वसीम रिजवी को जान से मारने और इस्लाम से खारिज करने की धमकियां दी जा रही है। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी कहते हैं कि कुरान में 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती है जिनमें इंसान को बताया जाता है कि तुम दूसरे धर्मों से अलग हो, तुम्हें कत्ल करने की छूट दी गई है, तुम काफिरों का कत्ल कर दो। ऐसी तमाम आयतें हैं जिन्हें हटाने के लिए हमने अपनी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। वसीम रिजवी ने कहा है कि बाकी आयतों के साथ ये 26 आयतें मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जाती है। इस्लाम की बेसिक पढ़ाई कुरान ए मजीद है जो मुसलमानों को बचपन से ही पढ़ाई जाती है। जब वो बच्चा इस तरह की चीज को पढ़ेगा तो आगे जाकर वो किसी ना किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो ही जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से नहीं होगा 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों का रिन्यूअल, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने रखा प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, सरकारी विभाग के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब किसी भी सरकारी ऑफिस के अधिकारी 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करा पाएंगे। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सभी हितधारकों के सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव पर विचार करने के बाद मंत्रालय की ओर से फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर इसे आखिरी रूप दे दिया जाता है तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर संबंधित पक्षों से उनकी राय भी मांगी है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने सालों का होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।